Good morning, students. I welcome you all to NS Enlights, my YouTube channel, and it's daily means आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास। आज 15 अक्टूबर का दिन है और हम मॉर्निंग 10 AM का क्लास ले आए हैं आपके लिए। इस क्लास में हम रेगुलर मीन्स का प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स आंसर राइटिंग आपको पता है। सो चलिए आज कौन सा अच्छा मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। ये 111 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप पीछे जाके इस सीरीज में सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पेपर 2 से रिलेटेड है। सो क्रिएशन ऑफ ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी कैन बी ensured by higher quality education to make India a global knowledge superpower. राइट सो हमें आपको बताना है कि 250 वर्ड्स में मैंने दिया, आपको 150 वर्ड्स में क्वेश्चन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं राइटिंग में, आप भी कीजिए, जरूर इंप्रूवमेंट होगा। राइट आंसर राइटिंग तभी इंप्रूव होगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। राइट सिर्फ सोचने से या सिर्फ आप मॉडल आंसर करने से आंसर नहीं होता है कभी भी। ओके आपको पूरा फुल फ्लेश्ड आंसर लिखना होगा। चलिए एक वाइब्रेंट और नॉलेजेबल जो सोसाइटी है वो बनाने के लिए हमें हायर क्वालिटी एजुकेशन बनाना होगा इंडिया में, वो इंश्योर करना होगा ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने के लिए। राइट ये जरूरत है इंडिया की एक नॉलेज सुपर पावर बनने के लिए। आपको पता है एंशिएंट टाइम पे हम थे, बट आज हम बहुत ही पीछे है इसमें, तो हम कैसे इसमें आगे जाए, ये हमें बात करनी क्वेश्चन में। अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का। आंसर स्टार्ट करना है कंट्रास्ट बिटवीन इंडिया स्टेटस ऑफ नॉलेज सुपर पावर इन एंशिएंट टाइम्स एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन टुडे। आज का स्टेटस बताना है और पुराने समय का बताना है, कंपेयर करना है। ब्रीफली मेंशन द की एडवांटेजेस व्हिच कुड वर्क इन इट्स फेवर इन इंडिया बिकमिंग ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। राइट ये बताना है। ऑल ऑफ द वर्ल्ड से हमें कंपेयर करना है। राइट मेंशन वेरियस चैलेंजेस दैट आर एलिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हैम्पर कर रहे हैं, वो देखना है हमें, और फिर बाद में कंक्लूड कर देना है आंसर को। और मतलब हम क्या क्या कंक्लूजन में, आपको पता है फ्यूचरिस्टिक क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, वो सब बताते हुए। इंट्रोडक्शन में हम लिख देंगे फ्रॉम द वेरी dawn of history, India has been the global knowledge superpower, as it can be reflected in India's contribution to the fields like mathematics, medicine, literature. However, the status of education in India in present times is in a dismal state. कहने का मतलब है जब से हिस्ट्री का शुरुआत हुआ, बहुत ही पहले से इंडिया अपना ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर हुआ करता था। याद कीजिए तक्षशिला को, राइट याद कीजिए अपना नालंदा को, अपना विक्रमशिला, तो कितनी कितनी रिसर्च होती थी वहां पे, कितना बड़ा आपका एजुकेशन हब होता था इंडिया में। पूरा दुनिया हमारे पे डिपेंडेंट होती थी उस टाइम पे। राइट और आज उसका उल्टा है, हम दुनिया पे डिपेंडेंट हो गए हैं। मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, हमारा बहुत ही अच्छा और वास्ट हिस्ट्री रहा है इसमें, और आज हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैन बी डिपिक्टेड बाय द वर्ड्स ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि एजुकेशन सबसे पावरफुल हथियार है जो आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Thus becoming a global knowledge superpower is a pretext of becoming a political superpower. Right? पहले हमें पॉलिटिकली सुपर पावर बनने के लिए नॉलेज सुपर पावर बनना होगा। हमारे पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास इतनी हाई नॉलेज होनी चाहिए, हमारी 100% जितनी भी या 99% हमारी जितनी पॉपुलेशन है सब हाईली एजुकेटेड होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकली सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं। राइट ये रिक्वायरमेंट होती हैं। कोई भी दुनिया में सुपर पावर है उसको आप देख लीजिए, कोई भी डेवलप्ड नेशन है, आप अपने ही इंडिया से केरला को देख लीजिए ना। केरला का क्या स्टेटस है, केरला बहुत ज्यादा लिटरेट है, तो इस वजह से वहां से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा आपका रिसर्च और वहां का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज्यादा है। तो एक अकेला एक स्टेट जब छोटा सिर्फ लिटरेसी की बेस पे इतना डेवलप कर सकता है, तो एक कंट्री क्यों नहीं। राइट अगर ऐसा ही मॉडल पूरे इंडिया में हो जाता है तो पूरा इंडिया भी डेवलप करेगा। राइट आजादी से आज तक अपना 75 इयर्स में कितना स्कूल्स बने हैं, कितने टीचर्स बने, आप कोई भी गवर्नमेंट देख लीजिए, चाहे जो भी मैनिफेस्टो हो, बट कोई भी गवर्नमेंट आपको एजुकेशन में इतना ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाती नजर नहीं आती, क्योंकि उनको पता है अगर सब लोग पढ़ लेंगे तो उनकी कारस्तानियां नहीं चलेंगी। राइट एजुकेशन मुझे नहीं लगता कोई भी गवर्नमेंट सीरियसली लेती है इस टॉपिक को। राइट
तो चलिए देखते हैं। बॉडी में लिखते हैं इंडिया हैज सेवरल की एडवांटेजेस व्हिच कुड वर्क इन इट्स फेवर इन द बिकमिंग ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। देखो इंडिया के पास क्या क्या फेवर में है, कौन कौन से पॉइंट हम वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यंग पॉपुलेशन, राइट। यंग पॉपुलेशन सबसे, आपको पता है 30 से 35 साल तक की जो एज है, बहुत ज्यादा इसमें लोग काम करते हैं, एक तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड बनते हैं, राइट। और इस एज में इंडिया के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आप अपने हमारे काउंटर पार्ट्स को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, यूएसए को देख लीजिए, इतने ज्यादा यंग जनरेशन वहां पे नहीं है। तो ये एक इंडिया के फेवर में हो सकता है अगर इंडिया इसको सही यूज करे तो। अगर इसको गलत करे तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। अगर यही पॉपुलेशन आपका सब के सब ड्रग्स लेने लग जाए, राइट, सबके सब आपके जो आतंकवादी बन जाए, तो आप देखिए ये एकदम गलत हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए गलत हो जाएगा, राइट। So देखते हैं India enjoys the advantages of having a young population. It is estimated that in 2020 an average person will only be 29 years old in India, which is much younger when compared with many developed countries such as the US and European Union, right? So जो डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा यंगर पॉपुलेशन है। क्रिटिकल मास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्कर्स, तो हमारे पास बाकी दुनिया से काफी ज्यादा, काफी हद तक, देखो एक तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। कल ही मैं पढ़ रही थी न्यूज में, तो एक न्यूज है कि कह रहे हैं कि बांग्लादेश से भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो लो चला जाएगा इस बार। अब रीजन क्या है, देखो बांग्लादेश का पॉपुलेशन इतना थोड़ी है, हमारा पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है ना, तो उस वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक हमारा बहुत ही कम होने वाला है इस बार, ठीक है। अब हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्कर्स हैं, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए उसमें इतना नहीं होगा, जो स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज है उसमें इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी जितना अकेले इंडिया में होगी, राइट। सो हमारे पास चाइना क्यों पीछे है, चाइना देखो चाइना का डायस्पोरा नहीं है, चाइना के बहुत कम, आपने सुना होगा कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी बाहर कंट्रीज में कुछ भी बड़ा होता है तो इंडियन लोग ही उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं टेक्नोलॉजी के बेस में। जबकि चाइनीज आप सुनेंगे सिर्फ चाइना में ही डेवलप करते हैं, चाइना में ही रह जाते हैं, चाइना में मर जाते हैं, राइट। और हमारा इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर कोई भी जरा सा भी थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा ब्रिलियंट होता है तो वो बाहर कंट्रीज में जाते हैं, अपना ब्रेन ड्रेन हो जाता है हमारा, तो वो एक अलग बात है। बट हमारा इंग्लिश स्पीकिंग जो वर्कर्स है ना, वर्कफोर्स, वो बहुत मैटर करता है, जो दुनिया में बहुत ज्यादा जगह रखता है। इंग्लिश स्पीकिंग हमारे पास अभी करंटली 70 मिलियन से ज्यादा लोग हैं हमारे पास, और किसी भी देश में इतना नहीं होता है, तो ये हमारे पास एक बेनिफिट है। सच लिंग्विस्टिक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट टू अलाउ Indians to connect with the rest of the world and to benefit from the opportunities in the global marketplace, right? ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मैं यही बोलती हूँ। आप लैंग्वेज को, इसको लैंग्वेज की तरह ना देखिए, आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, राइट। तो आपको जरूर, आप उसमें एक जगह बनाएंगे अपनी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लार्ज एंड इम्प्रेसिव डायस्पोरा। अभी डायस्पोरा क्या होता है जी, हमारे जी खुद हमारी फैमिली से बहुत सारा डायस्पोरा है। सो जो एनआरआईज होते हैं, जो इंडिया के जो रहने वाले जो लोग हैं, ये जो बाहर जाते हैं और इंडिया को फिर इससे बेनिफिट होता है, तो उसको हम डायस्पोरा बोलते हैं। The Indian diaspora allows for invaluable knowledge, linkages and networks globally, right? So, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज, ऑफ कोर्स नॉलेज है तभी तो बाहर गया ना, तभी तो बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, राइट। और लिंकेजेस है, नेटवर्क ग्लोबली है, मतलब ये बहुत बड़ा, ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप इंडियंस ना मिले आपको, ठीक है। कोई भी कितनी भी खराब हो जगह, कोई कितनी भी अच्छी हो, वहां पे इंडियंस जरूर मिलेंगे, ठीक है। इतना जितना पॉपुलेशन इंडिया में है उससे ज्यादा पॉपुलेशन तो बाहर फैला हुआ है इंडिया का, राइट। So yeah, that's a joke. Okay. So at the same time, the highly influential diaspora of Indian professionals and entrepreneurs have been instrumental in bringing high technology investment to Bangalore, Hyderabad and other Indian cities. आपको पता है कि हमारा जो डायस्पोरा है कितना इन्फ्लुएंशियल है इंडियन प्रोफेशनल्स का, ये एंटरप्रेन्योर्स का, ये क्या करते हैं, ये जैसे हमारी सिलिकॉन सिटी हो गया, हमारा बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा हब है इनका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं अगर हम उनका सही इस्तेमाल करें तो, राइट। अब इसके साथ चैलेंजेस कौन से हैं कि हम जो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने के लिए हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो देख लेते हैं। Indian system of higher education suffers from several limitation, of course. So इसमें क्या है, पहला high education a privilege, मतलब higher education को देखो आप
ना इवन नॉट इवन दैट कि वुमेन ही, सिर्फ आप अगर कोई लड़का भी है अच्छा पढ़ रहा है, अगर वो सपोज पोस्ट पीजी तक जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, उसके बाद अगर रिसर्च में उसका मन है जाने का, तो फिर बहुत ही रेयर चांस है इंडिया में कि आपको अच्छा जगह मिलती है, अच्छा एक प्लेसमेंट मिलता है, अच्छा जगह मिलता है कि आप अपना रिसर्च वर्क कर पाए हायर एजुकेशन में। इंडिया में फैसिलिटीज ही नहीं है, राइट। बाहर आप कंट्रीज में जाएंगी, वहां पे प्रोसेस ही ये है, राइट। वहां पे पूरा फैसिलिटीज होती है आपको कि पीजी के बाद ये डॉक्टरेट करना आपको, राइट। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज लेस देन 9% इन इंडिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ 9% लोग ही जा पाते हैं हायर एजुकेशन में, compared to 15% in China and more than 20% in many developing countries such as Mexico, मलेशिया, थाईलैंड, चिले एंड ब्राजील। तो ये जो कंट्रीज है आप देखिए, इनमें भी हमसे ज्यादा है। अब कहने को तो ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादा है, बट हमारा पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है ना, उसके हिसाब से 9% भी इन सबसे मुझे मिला के लगता है कि ज्यादा ही होगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा बहुत ज्यादा। बट चाइना में अगर 15% है तो हमसे तो डबल ट्रिपल हो गया ना वो, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा है, राइट। तो हमें इस पे भी ध्यान देना होगा। पोस्ट लिबरलाइजेशन, आपको 1990s का टाइम याद आ रहा होगा जब आप सब पैदा हुए थे। देयर हैज बीन अ मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बट दीज हैव लार्जली बेनिफिटेड एंड रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कहने का मतलब है, अगर किसी के फादर वेल प्लेस्ड है, वेल सेटल्ड है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, उस टाइम पे जो आपका धीरे धीरे जो बढ़ रहे थे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप देखते हैं हर गली और मोहल्ले में आजकल, हर शहर में आपको मिल जाएंगे। आज बीटेक कराने वाले जो कॉलेजेस हैं, आज आपको एमबीए कॉलेजेस हैं, हर जगह मिल जाते हैं। तो ये 1990s का टाइम था, तब ये बढ़ रहे थे। और उस टाइम पे जो वेल सेटल्ड जो फैमिलीज होती थी, सिर्फ उनके बच्चों को ही प्रिविलेज मिल पाता था कि वो इन स्कूल्स में पढ़े, राइट। और another challenge for the education sector is the bridging the digital divide in the country। अब देखो, अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटल इंडिया बोलने से डिजिटल थोड़ी हो जाएगा, राइट। सो उसके लिए अगर डिजिटल जो डिवाइड है कंट्री में, एक रूरल सेक्टर है, एक अर्बन सेक्टर है, इनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज, इनके पास बिल्कुल नहीं है, राइट। अब आप क्या करेंगे, इनको अगर ये डिवाइड है इसको कम कर देंगे तो वो बहुत बेटर होगा नॉलेज गेन करने में, क्योंकि इनके पास भी वही एक्सेस है, इनके पास भी वही एक्सेस है। तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल आपका नॉलेज गैदर कर सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी, इसमें क्या है, द एनरोलमेंट रेशियोज वेरी अक्रॉस इंडियन स्टेट्स विद द सदर्न and western states faring better than their eastern counterparts, of course। जो आपकी सदर्न स्टेट्स है, मैंने बता दिया सबके सब, जैसे केरला हो गया बहुत हायर एजुकेशन में, और इवन पूरा एक्सक्यूज मी ज्यादा है। और आपके जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जो आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो थोड़े से डेवलप्ड स्टेट में आते हैं इंडिया के, उनके स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इसमें रिसर्च में जाते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। डिस्पाइट दैट कि आपके बिहार हो गया, यूपी, आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जो गरीब जो स्टेट्स हैं जिनको हम बोलेंगे बीमारू स्टेट्स, उन स्टेट्स के स्टूडेंट एज कम्पेयर टू द ये कम जाते हैं, राइट। The problem in the education sector has further compounded the lack of proper teaching facilities and best practices, especially in the rural areas। अब रूरल एरियाज का तो ये हालत है, नौबत ये है कि स्कूल में ही इनको बेसिक एजुकेशन ही प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो फिर बड़े होते होते तो फिर इनका मन ही उठ जाता है पढ़ाई से और ये भाग जाते हैं, राइट। और एज कम्पेयर टू जो आप अर्बन एरियाज में अगर आप देखें, तो अर्बन एरियाज में हायर जो अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, उनमें आपका स्टाफ भी अच्छा होता है, टीचिंग जो फैकल्टीज होती है वो अच्छी होती है, राइट। बट हमारे जो रूरल एरियाज में है, उनके जो बच्चे हैं वो आपका स्कूल से बहुत पहले ही हट जाते हैं, तो उसके बाद हायर एजुकेशन बहुत कम परसेंटेज बचता है जो जा पाता है। लैक ऑफ क्वालिटी टीचिंग, अब ये बहुत बड़ा इशू है, आप सबको पता है। सम ऑफ द कॉजेज आइडेंटिफाइड बाय द एजुकेशन एक्सपर्ट्स आर अ हाई टीचर टू प्यूपल रेशियो 1:42, मतलब 42 बच्चों पे एक टीचर है, एंड इन सम स्टेट्स एंड एज हाई एज 1:83। ओ माय गॉड, 83 बच्चों में भी एक स्टूडेंट से कई बार, क्योंकि टीचर्स का कमी इतना है, वो भी स्किलफुल टीचर, राइट। टीचर है भी तो उनके पास स्किल नहीं है, जरूरी नहीं कि टीचर है तो वो अच्छे से उनको आता भी होगा सब कुछ। सो देयर आर आल्सो नो स्टैंडर्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोसेसेस इन प्लेस, एंड accountability and benchmarking are almost absent।
टीचर हैं कोई मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं है, कोई उनकी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है कि पूरे इंडिया में एक ही ट्रेनिंग सिस्टम हो, किसी स्टेट का कुछ है किसी का कुछ है, तो ये भी यहाँ भी हमारे टीचर हैं बहुत पीछे रह जाते हैं। ऑल्सो द आउटडेटेड rote लर्निंग इज ऑल्सो इन प्रैक्टिस विदाउट सफिशिएंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब जी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो हम बोलते हैं कि यूपीएससी में चाहिए, अब ये तब आता है जब आपको बेसिक एजुकेशन ही इस तरह से हुआ होगा, राइट। अब एकदम से हम आपको बोले क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप बहुत ही मुश्किल लगेगा आपको, राइट। ये कब होता है, जब आपका बेसिक जो स्कूलिंग है वो आपकी अच्छे से हुई होगी, इसी तरीके से हुई होगी, बट आपको बचपन से पढ़ाया जाता है रोट लर्निंग के प्रोसेस में, राइट। उसके बाद कॉलेजेस में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, फिर आप आते हैं यूपीएससी में, फिर बोलते हैं यूपीएससी मुश्किल है, राइट। ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। लैक ऑफ फ्यूचरिस्टिक विजन, अब कोई विजन नहीं है जी फ्यूचर का। डिस्पाइट नियरली 6 years of deliberation and 2 committee reports, the Human Resource Development Ministry is yet to roll out the new national education policy, which will be the board rule book for the future of education in the India for next several years. अब जी आप देखिए जी 5+3+3+ ये 4 का जो आपका ये है एजुकेशन सिस्टम, मतलब इसमें पहले आपके 3 साल इसमें सिर्फ आप खेलेंगे, स्कूल में खेलने जाएंगे और सिर्फ 2 साल फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद 3 साल मतलब 5वीं तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 साल आप 8th क्लास तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 4 साल, ठीक है, आप क्या करेंगे 12th क्लास तक पढ़ेंगे। तो है ये उतना ही 12th तक। पहले क्या होता था, पहले तो सिर्फ 10+2 होता था, इतने दिनों का सिर्फ 10+ मतलब स्कूल, तो फिर हाई स्कूल जो है वो आपका 2 साल का होता था। अब क्या हो गया है, अब पहले के 3 साल आपको स्कूल में भेजा जाएगा सिर्फ खेलने कूदने के लिए, लाइक प्ले स्कूल, ओके। सो अब गवर्नमेंट भी ऐसी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराएगी, राइट। सो ये नेशनल पॉलिसी इसको बहुत मुश्किल से ज्वाइन किया, अभी भी इसका विरोध हो रहा है, राइट। तो बहुत जगह इसका जो प्रोटेस्ट अभी भी चालू है, राइट, कि हम ये लागू नहीं होने देंगे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये 1986 में थी, अब तक 3 हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। केम ऑलमोस्ट 3 decades बैक, राइट, उसके 30 साल बाद लगभग कोई आपकी आ रहा है इसमें एजुकेशन पॉलिसी, राइट। वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे कि शिफ्टिंग टुवर्ड्स एजुटेक, देयर इज अ नीड to give special emphasis on the use of technology in the education sector and enhancing learning and adapting by the use of technology such as online classes, education portal and class wise broadcast on dedicated education channel. अब देखिए जी टेक्नोलॉजी हमें एजुकेशन में भी लानी होगी, ये जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो कोरोना आया है ना, इसने ये एकदम से बूम आ गया इस चीज में कि आपका सब कुछ ऑनलाइन हमें करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा। अगर यही चीज हम नॉर्मल रहते रहते करते तो और हमें 20 साल लग जाते, राइट, सब कुछ ऑनलाइन करने में। बट अब कोरोना की वजह से ये तो एक इसका अच्छा फायदा हम समझ सकते हैं, नुकसान भी बहुत सारे हुए हैं, एजुकेशन का थोड़ा सा ड्रॉबैक हुआ है, बट टेक्नोलॉजी की तरफ हम बहुत ज्यादा बढ़ गए आगे। न्यू इंटीग्रेटेड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें क्या है, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नीड्स टू बी डिवाइज्ड। अब करिकुलम कौन डिसाइड करता है जी, हमारा एनसीईआरटी, राइट। with focus on multilinguistic industry 4.0 data analytics, artificial intelligence and integration of sports and art, environmental issues etc. तो आपके करिकुलम में ये सब भी अब शामिल किया जाएगा। जैसे अभी 6th क्लास से आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी, कि उनकी हेल्प से आप एप्स बनाते हैं, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत कम उम्र से आपको अब सिखाई जाएंगी। तो एक तरह से नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है हमारा एनसीएफ जो 2005 था, उसके बाद अब आया है ये चेंज होके, तो गवर्नमेंट इस पे प्लान कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आज की जरूरतों के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो उन सब में आप इन्वेस्ट करें। ड्यू टू स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है नॉलेज बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है ना हमारी, जहां पे हमारी बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए हमें, जैसे हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। अब स्पेस में बहुत ही गिने चुने इक्का दुक्का 1-2 बच्चे कभी जाते होंगे एक साल में, राइट, वरना स्कोप ही नहीं है इंडिया में। और आप देखिए फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जहाँ पे आप दवाइयां बनाई जाती हैं, हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे हमारी बीटी कॉटन, उसमें कैसे हम जीनोम एडिटिंग है और ये सब करते हैं। तो ये सब जो नॉलेज है ये हमारी बहुत कम लोगों तक लिमिटेड है, इसलिए इसमें ज्यादा ना एक्सपेरिमेंट का हमारे पास स्कोप नहीं है। अगर
हर साल हमारा फिक्स हो जाए कि बच्चे सिर्फ हमारे पास इंजीनियरिंग और मेडिकल ये 2 फील्ड ना हो, हजारों फील्ड ऐसे खुल के आ जाए सामने और बहुत ही अच्छे से टीचर्स भी हो उनमें, तो बात कुछ और ही हो जाएगी, राइट। नॉलेज एज अ पब्लिक गुड, मतलब आप नॉलेज को पब्लिक गुड की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिलिट्ज cities knowledge as a public good, or therefore the Indian government must play a dominant role in the provision of knowledge। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को नॉलेज के जो आपका एरिया है उसमें और ज्यादा वर्क करना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन which remains quite low at 3.2%। कितनी सारी कंट्रीज उसमें 17% है, उसमें 20% है, और हमारा सिर्फ 3.2% है एजुकेशन पे, तो बहुत कम है। और उसमें से भी कितना मिल पाता है वो अलग बात है, राइट। सो ये हमारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेके स्पेशली हमारा एक क्रिटिकल एनालाइज था कि उसके गुड और बैड दोनों पॉइंट हमने आपको बताए हैं। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं जी, इम्प्रूविंग सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन remains critical in the pursuit of becoming a knowledge superpower। तब मतलब हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसमें आपका जो मिल पाना हमारा लिए क्या है, एक तरह से हमारा नॉलेज सुपर पावर बनने में हमारे रास्ते में ही आता है। बट द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू एड्रेस द लकूना रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब हमारा देखो, हम ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने के लिए हम कहते तो है कि हमें सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, बट गवर्नमेंट को क्या है, सबसे पहले जो ध्यान देना चाहिए हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की कमी पे, कि हमें देखना चाहिए उसमें क्या कमी है। अगर आपका एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 5th क्लास अगर आपकी अच्छे बैकग्राउंड में, अच्छे आपकी नर्चरिंग आपको मिल जाती है, एक नए ब्रेन को कहते हैं 0 to 6 ईयर जो आपका एज होता है उसमें आपका ब्रेन पूरा डेवलप होता है, आपका पता चल जाता है बच्चा क्या करने वाला है, राइट। तो अगर इस एज में अगर आप पे ध्यान दिया जाए, सो देखो हमने पूरा लाइफ स्टडी किया होता है, पूरा लाइफ हमने हमारे लाइफ में टीचर्स आए होते हैं, बट जो 1 to 5th क्लास होती है ना, वो इतनी स्पेशल होती है कि आज तक मतलब मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो इम्पैक्ट है या हम जो बन पाए अपनी लाइफ में, वो इस बेस की वजह से, राइट। हमारे इतने अच्छे टीचर्स थे, वो बाद वाले टीचर्स से आज तक रिलेशन नहीं, बट जो 5th क्लास तक के प्राइमरी टीचर्स थे ना, उनसे आज तक हमारा अच्छा ये कि हमारा जो कैरेक्टर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं, हमारा नेचर बिल्डिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका 0 to 6 ईयर्स। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने अब जो 3 ईयर्स है आपको ये भी स्कूल में ही देने का फैसला किया है कि अच्छे से एनवायरमेंट में आपको डेवलप किया जाएगा। आप खेलिए कूदिए, जो करना है आपको कीजिए, बट स्कूल में आके कीजिए आप, राइट। सो ये एक अच्छा काम लगा मुझे इस बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनएस एनालाइज, राइट। और इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ्स के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।